देखेंगे एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए, वो सब में काम आएगा। आइए उस सवाल के बारे में चर्चा करें। एक सवाल भी हो सकता है, थ्योरम भी हो सकता है। क्या कि एक क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is summation of symmetric and skew symmetric मैट्रिक। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। हम कई बार कहे स्पेलिंग और मात्रा पर ध्यान न दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा और सवाल क्या है। सवाल है कि वो हर एक स्क्वायर मैट्रिक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक होगा उसमें दो पार्ट होते हैं। हर एक स्क्वायर मैट्रिक में कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्वायर मैट्रिक जो होगा वह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसी के क्या होगा? बराबर होगा। फिर जरा समझे क्या मेरा थ्योरम क्या है। थ्योरम कहता है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक जो होता है उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक सिमेट्रिक भाग होता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को अगर ऐड कर दिया जाए तो वह उसी मैट्रिक के क्या होता है? बराबर होता है। इसी बात को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। इस बात को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लिया हमने कि ए बी द स्क्वायर मैट्रिक। मान लिया हमने कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक है। हमने मान लिया कि ए कोई क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लिया हमने ए स्क्वायर मैट्रिक है। आगे चल करके हमें दिखाना क्या होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक है तो इसके दो भाग होंगे और एक भाग जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा और दूसरा जो भाग होगा, एक भाग जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जो दूसरा भाग होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो उसी मैट्रिक के क्या होगा? बराबर होगा। यही बात हमें क्या करनी है? मेरे सवाल को समझ गए कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक के अंदर कितने भाग होते हैं? दो, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, और दोनों का समेशन उस स्क्वायर मैट्रिक के क्या होता है? बराबर। यही चीज हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए। तो हमने मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक है। अब जरा ध्यान देना, तो ए इज इक्वल टू कोई स्टूडेंट चाहे तो a/2 प्लस a/2 लिख सकता है। कोई दिक्कत किसी को? अब जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इसमें a'/2 इसमें जोड़ दिया, a'/2 इसमें जोड़ दिया और a'/2 इसमें हमने घटा दिया। बताइए कोई फर्क पड़ेगा? मतलब इतना जोड़ दिया और इतना क्या कर दिया? घटा दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी चीज को कोई स्टूडेंट चाहे तो लिख सकता है a प्लस a'/2 प्लस a माइनस a'/2। क्लियर हो गया होगा सबको? इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब हमने मान लिया कि ये वाला पोर्शन b है और ये वाला पोर्शन c है। हमने ऐसा मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर क्या है? a प्लस a'/2 है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, और c इज इक्वल टू क्या है? a माइनस a'/2 है। अरे बोलो ना, समझ गए सारे लोग? हमें दिखाना होगा कि ये वाला भाग सिमेट्रिक है और ये वाला भाग क्या है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। ध्यान से देखना भैया। इधर ध्यान दीजिए, हमें दिखाना है कि बी सिमेट्रिक है। हम दिखा देंगे कि ये सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए किसी मैट्रिक बी को, बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक, अगर बी को सिमेट्रिक दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि बी डैश की वैल्यू किसके बराबर है? बी के। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कल, ए डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए। तो बी को सिमेट्रिक दिखाने के लिए बी डैश इज इक्वल टू क्या दिखाना होगा? बी।
इसका मतलब अब हमें दोनों साइड ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। दोनों साइड भैया क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब जरा बताइए a प्लस बी का डैश, कल हमने बताया था कि क्या हो जाता है, a डैश प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश अब बाई 2। और कल ही हमने बताया था कि a डैश का डैश, याद करिए मैंने ट्रिक बताया था, आपके गाल पर किसी ने एक थप्पड़ मारा फिर थप्पड़ मारा, मतलब उसने कोई थप्पड़ नहीं मारा, तो ये हो जाएगा b। और a डैश प्लस a बाई 2, a डैश प्लस a बाई 2 को ही आप क्या कहते हैं? b। क्या मेरी बात समझ गए? इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम एबव, इसका मतलब ये हुआ कि b डैश इज इक्वल टू क्या है? b। तो b डैश इज इक्वल टू b है, इसका मतलब b क्या है? सिमेट्रिक हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? सिमेट्रिक। बताइए समझ में आ गया? अब हम दिखाएंगे कि ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। हम C को दिखा देंगे कि C क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। जरा ध्यान से देखिएगा, तो C क्या है आपका? यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। C क्या है? C इज इक्वल टू दिया है a माइनस a डैश बाई 2, और हमें C को क्या दिखाना है? स्क्यू सिमेट्रिक। हमें C को दिखाना है C इज ए क्या? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हमें दिखाना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए C डैश इज इक्वल टू क्या दिखाना होगा? माइनस C। कल पढ़े थे अभी। तो यहाँ से दोनों साइड का डैश ले लीजिए, मतलब ट्रांसपोज ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा भैया? a माइनस बी का भी डैश ऐसे ही होता है, a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश। और कल आपने पढ़ा था a डैश का डैश इज इक्वल टू a अपान 2। और अगर इसमें हमने माइनस को कॉमन ले लिया, अगर हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस a डैश बाई 2, और अगर हमने इसे समीकरण नंबर 4 दे दिया तो फ्रॉम 4 से देखिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे? c। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? c। क्या सब लोग समझ गए? जवाब दीजिए। तो c डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस c। तो c क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप बताइए b क्या है? सिमेट्रिक। और C क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हम फ्रॉम 2 से चले जाए तो, और A क्या है? स्क्वायर मैट्रिक। A क्या है? स्क्वायर मैट्रिक है। हर मैट्रिक में नियम नहीं लागू होगा। A है स्क्वायर मैट्रिक। अब बताइए, और B क्या आपने प्रूफ कर लिया? सिमेट्रिक मैट्रिक। B क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक। अब यहाँ इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब प्लस C क्या हो जाएगा? C क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। क्या लिख सकते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। इसका मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक के अंदर कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन? एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक लाइन और यहाँ देख ले। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक का जो सिमेट्रिक पार्ट होगा, जो सिमेट्रिक पार्ट है वो कौन है? B। और B इज इक्वल टू क्या आया है? B इज इक्वल टू क्या है? a प्लस a डैश बाई 2। और अगर हम कहें स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? तो a माइनस a डैश बाई 2। बोलिए बात समझ में आ गया? जवाब दीजिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए a इज इक्वल टू दिया है 3 1 2 1 दिया है, या 3 4 2 1 दिया है। अब इसका हम कहें कि यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसका कहें सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? तो सिमेट्रिक पार्ट का फार्मूला भैया क्या है? a प्लस a डैश अपान 2। बोलिए समझ में आ रहा है? और यहाँ देखिए a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 4 यहाँ आ जाएगा, 2 और 1 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम रो को किसमें बदल देते हैं? कॉलम में। कल हमने ये बात आपको समझाया। अब सिमेट्रिक पार्ट देखिए, देखो कैसे ऐड करेंगे। 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6। 4 और 2 6, 2 और 4 6, 1 और 1 2। ये हो गया इसका सिमेट्रिक पार्ट। क्या मेरी बात समझ गए? अगर आपसे कहे कि इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, तो फार्मूला क्या है? अच्छा, इसमें 2 से डिवाइड भी करना है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3, और ये क्या हो जाएगा? 3 और क्या हो जाएगा? 1। और इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? a माइनस a डैश बाई 2।
इसका मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो 3 में से 3 जाएगा क्या होगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 4 जाएगा -2, 1 में से 1 जाएगा 0, और अगर यहाँ 2 से आप डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 0 1 -1 0। क्या मेरी बात समझ गए? तो इस स्क्वायर मैट्रिक के अंदर इस स्क्वायर मैट्रिक के कितने भाग हो गए? 2। एक क्या निकाल लिया? सिमेट्रिक, और दूसरा क्या? स्क्यू सिमेट्रिक। सवाल ऐसे भी दे सकता है, कहेगा कि एक A इज इक्वल टू इतना कोई स्क्वायर मैट्रिक है तो इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट करिए। तो सिमेट्रिक पार्ट ये ऐसे ही फार्मूला लगा के लगाएंगे। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे प्रूव कर सकते हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक के अंदर कितने भाग हैं? 2। दोनों निकाल लिया आपने। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही मिलना चाहिए। जोड़ के देखिए, 3 और 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3, 3 और 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4, 3 में से -1 घटाओगे तो 2, और 1 में से जो 0 जोड़ोगे तो, समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमारा थ्योरम पूरा का पूरा क्या है? सही है। कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन? तो ये सवाल भी अलग से पूछ लेगा तो लगा लेना, और थ्योरम पूछेगा तो भी आप लगा सकते हैं। इसे नोट किया जाए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। पहला, यदि आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट में, आपने पढ़ा है 1 2 3 4 1 2 5 1 6। अगर इस डिटर्मिनेंट में किसी एक नॉन जीरो नंबर से गुणा करना हो या डिवाइड करना हो या कॉमन लेना हो तो किसी एक रो में करते हैं या एक कॉलम में करते हैं, लेकिन मैट्रिक में ऐसा नहीं है। मैट्रिक में अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा करते हैं तो सब में करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये सपोज करिए कोई मैट्रिक है, इस मैट्रिक में 3 से आपको गुणा करना है तो ये सब में होगा। क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 12, 3 6 12। क्या मेरी पूरी बात समझ गए? तो आप सोच रहे होंगे इतना आसान क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ भैया, कलर मिस्टेक हो गया है, ध्यान दें, मेरी तरफ समझने की कोशिश करें। फिर इतना आसान क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि एक साथ 2013 या 14 में ये पूछ दिया था कि यदि a इज इक्वल टू इतना तो 3a कितना होगा। इतना आसान न कोई पढ़ता न पढ़ता, और डिटर्मिनेंट में आपकी आदत पड़ी हुई है किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप आंख बंद करके वही कर देते हैं। इसलिए जान लीजिए, द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक इज वन ऑफ द एग्जांपल। मेरी बात समझ में आ रहा? मैट्रिक और डिटर्मिनेंट का यह एक एग्जांपल ऐसा है, यह केस ऐसा है कि जिसमें उन दोनों का मेजर डिफरेंस है। क्या मतलब कहने का कि अगर किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको हर एक एलिमेंट में करना है। It means if you want to multiply by any non-zero element to the matrix, then you have to multiply by this non-zero element to each and every element of the matrix. आपको अगर किसी भी मैट्रिक में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो उस मैट्रिक के हर एलिमेंट में करना पड़ेगा। क्या पूरी बात समझ गए? जवाब दीजिए, तेज से थोड़ा बोला करिए। दूसरा, रह के मत बोला करिए। अब a इज इक्वल टू क्या है? ध्यान दे, 1 2 3 2। जैसे लग रहा है भौंगा के उठल बड़ा बाबू और अचानक से याद आ गया 3 1 4। यहाँ ध्यान दीजिए। और b इज इक्वल टू बाबू है, हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन बिटवीन टू मैट्रिक एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू मैट्रिक। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाई नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट टू द मैट्रिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, दो मैट्रिक के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहा है। तो सपोज करिए a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 1 दिया है, और b इज इक्वल टू दिया है 3 1 2 4 दिया है, और आपको a प्लस बी निकालना है और आपको a माइनस बी निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, पहली बात, दो मैट्रिक का
जोड़ या घटाना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनका जोड़ और घटाना संभव नहीं। जैसे अगर यही 2 1 आ जाए तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी अगर 1 5 हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब ये भी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो जाए तो हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर होना कोई जरूरी नहीं। अब आगे चलिए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 1 को 3 से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5। मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, संगत अवयव को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। भाई साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आखिर आपके मुस्कुराहट का राज क्या है? जब बताएं सभी लोग जाने। अब इसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 में से 3 घटाएंगे -2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे 1 और 1 में से 4 घटाएंगे -3। समझ में आ गया? तो इतना आसान क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2-4 सवाल दिए हुए हैं, वहाँ एग्जाम्पल आप लगा लीजिएगा। देखिए पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा दिया और हर एग्जाम्पल मैंने अपनी मर्जी से अलग अलग बताया जो किताब में शायद नहीं होगा, लेकिन इसलिए अपने मन से बताता हूं ताकि किताब का सारा सवाल आप खुद करिए, जो नहीं आता हुआ करके हमसे क्या करिए, पूछ लीजिए। उसी तरह मैट्रिक में भी हर एग्जाम्पल मैं अपने मन से लूंगा और आपका ये काम है कि किताब का सारा सवाल क्या करिएगा, लगा डालिएगा। जब मैं कहूंगा पहला लेसन कंप्लीट हो गया, सवाल लगा डालिए तो लगा लीजिएगा, और जो फंसेगा 2-4 दिन में, 2-4 दिन नहीं, अगले दिन आकर के क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है, जोड़ घटाना, तो उसे आकर के क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा। ये पूरी बात समझ गए। अब हम तीसरा जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन 2 मैट्रिक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को गुणा करना नहीं आता है और गुणा वाला तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसलिए उसे जरा दिमाग और मस्तिष्क और दिल दोनों खोल करके यहाँ पर रखिएगा, तभी जाकर के समझ में आएगा। समझ में आ गया तो इसे नोट कर लें, जल्दी करिए। क्या है मल्टीप्लीकेशन बिटवीन 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक का गुणा कैसे होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी तरफ देखिए। 2 मैट्रिक का गुणा कैसे करते हैं। सपोज करिए कि A इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 2 1 4 3 1 2 दिया है, और दूसरा जो मैट्रिक दिया है 1 2 1 2 1 0 0 1 2 दिया है। तो ये कितने क्रॉस कितने ऑर्डर का मैट्रिक है, 3 क्रॉस 3। कितने क्रॉस कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3। और ये कितने क्रॉस का है, 3 क्रॉस 2। 3 रो है और 2 कॉलम, यहाँ 3 रो है और 3 कॉलम। डेली का डेली रिवीजन करते रहिए, घर सवाल लगाते रहिए, नहीं तो अभी आगे बढ़ता जाएगा और अभी तो समझ में आ रहा है, फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 मैट्रिक का मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है, इधर देखिए, इधर देखो, 2 मैट्रिक का मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है जब पहले का ये कॉलम और दूसरे का ये रो क्या हो, बराबर। अगर दोनों बराबर नहीं है तो मैट्रिक का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे रहता तो यहाँ क्या हो जाता, 2 और ये क्या हो जाता, 3, तो मैट्रिक का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। कब 2 मैट्रिक का गुणा होगा, जब पहले मैट्रिक का कॉलम का संख्या दूसरे मैट्रिक के रो की संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बोलिए समझ में आ रहा है? तो 2 मैट्रिक का मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है जब पहले वाले मैट्रिक में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक में रो की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब जो नया मैट्रिक मिलेगा वो क्या हो, अच्छा ध्यान दीजिए। तो अब पहले यहाँ देखिए गुणा हो पाएगा कि नहीं, तो आप देख रहे हैं कि पहले मैट्रिक में कॉलम की जो संख्या है दूसरे मैट्रिक में जो रो की संख्या है वह दोनों बराबर है, इसलिए मैट्रिक का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर। पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है, इसलिए मैट्रिक का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब जरा सीखिए कैसे गुणा होता है। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है जो किताब में दिया है, किसी फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। अब जो नया मैट्रिक मिलेगा याद रखिएगा, वो उसका ऑर्डर पहले मैट्रिक में जो रो है वो और दूसरे मैट्रिक में जो कॉलम है वो के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जवाब दीजिए। तो जो नया मैट्रिक मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो पहले मैट्रिक में नंबर ऑफ रो
इंटू क्रॉस इंटू नहीं क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक। क्या मेरी पूरी बात समझ गए? अब जरा इसका मतलब क्या हुआ एक बार फिर समझ लीजिए। दो मैट्रिक का गुणा तभी संभव है जब पहले मैट्रिक में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक में रो की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जो नया मैट्रिक मिलेगा उसका आर्डर क्या होगा, पहले मैट्रिक में रो की संख्या और दूसरे मैट्रिक के कॉलम की संख्या यहाँ लिखेंगे, वो आर्डर होगा उसका। बोलो समझ गए? अब इसका मतलब इस नए मैट्रिक में कितने रो होंगे, 3। कितने कॉलम होंगे, 2। तो आंख बंद करके ऐसे ही समझ लीजिए मन में 3 रो हो गया और 2 क्या हो गया, कॉलम। अब जहां मन कर वहां लिखिए। मान लीजिए यहाँ लिखना है तो ये क्या है, ये दूसरा वाला रो है और पहला वाला कॉलम। दूसरा वाला रो और पहला वाला कॉलम। इसका हमेशा रो लीजिए, दूसरा रो और इसका कॉलम। तो बताइए 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 4 3 जा 12। जहां मन करो वहां लिखिए, यहाँ लिखना है भैया। तो ये क्या है, तीसरा रो है, दूसरा यहाँ लिखना है। तो क्या है, पहला रो है और दूसरा कॉलम। पहला रो है और दूसरा कॉलम। इसका पहला रो लीजिए, इसका दूसरा कॉलम। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। बोलिए समझ में आ गया? यहाँ लिखना है बाबू। तो क्या है ये, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम। इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। यहाँ लिखना दिया या यहाँ लिखना। तो क्या है ये, पहला रो है पहला कॉलम। ऐसा बोलते नहीं, थोड़ा वो खोला करिए। ये क्या है, पहला रो पहला कॉलम। पहला रो पहला कॉलम। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। यहाँ लिखना है। तीसरा रो है दूसरा कॉलम। तीसरा रो सॉरी पहला कॉलम। तीसरा रो है पहला कॉलम। तो 3 1 जा 3, 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6। यहाँ लिखना है। तीसरा रो है तीसरा कॉलम, सॉरी दूसरा कॉलम। तीसरा रो है दूसरा कॉलम। तीसरा रो दूसरा कॉलम। 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। बोलिए सब लोग समझ गए? और ये लाइन ऐसे समझाने के लिए आपको बताए हैं, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बना लेंगे तो गलत नहीं है। तो ये क्या होगा, 4 1 5 9 14, 12 14 16, 6 2 8 3 11, 3 4 7, 4 4 8 और 1 9, 6 1 7 2 9। अब जरा समझिएगा, ये तो आपने ए में बी से गुणा कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या बी क्रॉस ए भी पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये कितने ऑर्डर का हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। और ये कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3। क्या पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है? इसलिए मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। इसका मतलब ए क्रॉस बी जरूरी नहीं है कि वह बी क्रॉस ए के क्या होगा, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो कब सकता है। जैसे सपोज करिए 1 1 1 1 1 1 है और यहाँ भी सेम यही मैट्रिक है 1 1 1 1 1 1 1 यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का मल्टीपल हो चाहे बी क्रॉस ए हो, वो क्या हो जाएगा भैया, बराबर हो जाएगा। पूरी बात सब लोग समझ गए? अब एक और एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद सारा गुणा आप कर डालिएगा। जैसे a इज इक्वल टू, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू दिया है 1 2 3। कहा जाए कि इसका मल्टीप्लाई करिए। तो ध्यान देना बाबू, a क्रॉस b अगर निकालना है तो 1 2 3 होगा और यहाँ पर भैया क्या होगा, यहाँ 1 2 3 यहाँ होगा। कितने रो हो गए, 3। कितने कॉलम हो गए, 1। यहाँ कितना रो, 1 और कितने कॉलम, क्या पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है? तो क्या गुणा संभव है? तो जो नया मैट्रिक मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। कितने रो होंगे, 3। कितने कॉलम होंगे, 3। अब यहाँ लिखना, पहला रो है पहला कॉलम, इसका पहला रो पहला कॉलम। 1 1 जा 1, यहाँ लिखना है, जहां मन करे यहाँ लिखिए। दूसरा रो है तीसरा कॉलम, इसका दूसरा रो लीजिए, इसका तीसरा कॉलम। 2 3 जा 6, यहाँ लिखना है। तीसरा रो है पहला कॉलम, इसका तीसरा रो, इसका हमेशा रो, इसका कॉलम। तीसरा रो पहला कॉलम। 3 1 जा 3, यहाँ लिखना है। तीसरा रो है दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। 3 2 जा 6, यहाँ लिखना है। पहला रो है दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा। 2 1 जा 2, यहाँ लिखना है। पहला रो है तीसरा कॉलम, पहला रो। 3 1 जा 3, यहाँ लिखना है। तीसरा रो है तीसरा कॉलम। 3 3 जा 9, यहाँ लिखना है। दूसरा रो है पहला कॉलम है, दूसरा। वेरी गुड, दूसरा रो है दूसरा कॉलम। 2 2 जा 4, ये निकल गया a क्रॉस b।
और यहाँ से अगर B क्रॉस A निकालना है तो भैया क्या होगा, देख के बताइएगा। 1 2 3 और ये क्या है 1 2 3, समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है 1 क्रॉस 3 और ये क्या है 3 क्रॉस 1। तक बताइए क्या पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है? तो जो नया मैट्रिक मिलेगा उसका ऑर्डर भैया क्या होगा 1 क्रॉस 1, एक ही रो होगा और एक ही कॉलम। इसका मतलब इसका पहला रो लेंगे और इसका कॉलम। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 40। बोलिए समझ में आ गया। अब देख के बताइए क्या A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर है? हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। पूरी बात समझ गए। इस तरह से किताब में लगभग इस लेसन में 60 से 70% क्वेश्चन लगा लेंगे और बाकी जो है कॉन्सेप्ट कल बता देंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? मैंने पहला लेसन ठीक है बाबू। ठीक।